बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है। अमित शाह आज बिहार दौरे पर है और अमित शाह के सासाराम और बेगूसराय दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं से अमित शाह का सीधा संवाद चुनाव से पहले चुनावी शंखनाद है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विजय के लिए अमित शाह का प्लान। महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। एनडीए बनाम महागठबंधन, कौन किस पर भारी? बीजेपी की रणनीति साफ है, जहां दावेदारी है वहां जीत पक्की करनी है। इसी मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह ने सासाराम और बेगूसराय को केंद्र में रखा है। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है ताकि उन सीटों की पहचान की जा सके जहां सही उम्मीदवार उतारकर जीत के रास्ते को आसान किया जा सके। पिछले चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार शाह चाहते हैं कि हर सीट का पूरा गणित पहले से साफ हो और किसी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे। अमित शाह जी का दौरा होता है, कार्यकर्ता को इंतजार रहता है। हमारे सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, बिहार आ रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और इस बार 200 से ज्यादा सीट हम लोग लेंगे, ये हम लोग मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दो अहम अंचल सासाराम और बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं। यहाँ 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसी फीडबैक के आधार पर इन दोनों रीजनों की करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय होगा। पिछली बार जहां बीजेपी को महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिली थी, वही इलाके अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी मानती है कि जिताओ उम्मीदवार ही जीत की गारंटी है। इसलिए शाह का फोकस सिर्फ संगठन की मजबूती नहीं, बल्कि हर सीट पर वोट बैंक का समीकरण समझने पर भी है। यही समीकरण टिकट बंटवारे और पूरी रणनीति की दिशा तय करेगा। बिहार में सहयोगी साथियों की मांग की हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, एनडीए के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है स्ट्राइक रेट, यानी कि जिस सीट पर जिस पार्टी की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इसीलिए एक एक सीट का बड़ी ही सूक्ष्मता से आकलन किया जा रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर सीट की जानकारी संगठन से ले रहे हैं। रणनीति का दूसरा पहलू है विपक्ष का जवाब। महागठबंधन एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं शाह चाहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच अपने मुद्दों और उपलब्धियों के साथ उतरे। कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन की मजबूती ही जीत का आधार बनेगी। यही वजह है कि शाह का ये दौरा सिर्फ समीक्षा भर नहीं, बल्कि जीत का रोड मैप बनाने की बड़ी कोशिश है। एमपी में नवरात्रि पर लगने वाले गरबा पंडालों के लगने से पहले ही घमासान मचना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सीहोर के कुमरेश्वर धाम के रास्ते पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें यह लिखा है कि गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। ये रिपोर्ट देखिए। गरबा से कुबेरेश्वर धाम, गैर हिंदुओं पर संग्राम। देखिए, हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं,
केसरिया गमछा पहनकर आते हैं उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है। में कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रामकृष्ण की पूजा होती है, कुबेरेश्वर धाम हो या और भी अन्य सनातनी मंदिर है, वहाँ किसी भी गाय खाने वाले विधर्मी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तिलकधारी आएंगे, जहाँ त्रिशूलधारी आएंगे, जहाँ सिक्काधारी आएंगी, जहाँ हिंदू बहन बेटी आती है, और कुबेरेश्वर धाम पे लाखों की भीड़ आती है। यदि कोई भी विधर्मी वहां जाएगा तो बहन बेटियों के साथ छेड़ करेगा, लूट करेगा। इसलिए मैं सकल हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, किसी भी पवित्र मंदिर पे, हमारे मठ मंदिर पे कोई भी विधर्मी मुल्ला टोपी चुक्की वाले के घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने गाय खाने वाले, खत्म कराने वाले लोग हैं, इनको कहीं घुसने देना नहीं चाहिए। सांसद का फरमान, गरबा में नो भाईजान। तो ये बताया कि सोशल मीडिया में मैसेज आते थे, फिर उसके द्वारा ये बताया गया तो मुझसे मिलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तेजाब फेंक दूंगा, इस तरह की धमकी दी जाती थी। इस पर से थाना परदेतीपुरा में एक केस रजिस्टर किया कर, छेड़छाड़ का केस रजिस्टर किया गया, ऑनलाइन स्टॉकिंग केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी मुकीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि जूना रिसाला का रहने वाला है। नवरात्रि में गरबा, एंट्री से कर लें तौबा। नवरात्रि में गरबा और गरबे में भाईजान की एंट्री पर बवाल जारी है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एंट्री पर बैन की बात कही। उधर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी की बात कही गई है। इस बीच इंदौर में गरबा में जा रही एक हिंदू युवती को एसिड अटैक की धमकी दी गई। उस पर धर्म बदलकर शादी का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने परिवार को भी धमकी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या गरबा को लेकर जो फरमान जारी किया गया है वो सही है? एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये मुठभेड़ यूपी के गाजियाबाद में हुई। दोनों आरोपी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे और दोनों पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वालों का एनकाउंटर। गोल्डी बरार, रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर। दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाले पहुंचे यमलोक। गाजियाबाद के लोनी इलाके के ट्रॉनिका सिटी का ये इलाका उस वक्त थर्रा गया जब गोलियों की तड़तड़ाहट यहां गूंज उठी। दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस को 5 दिन से थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शूटरों की पहचान हुई थी। इस बीच बुधवार की शाम को गाजियाबाद के ट्रॉनिकी सिटी एरिया में चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल पर दिखे, जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शूटरों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के खास मेंबर थे। दोनों शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। शूटर रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के थानों में कई केस दर्ज थे। वहीं दूसरे शूटर अरुण के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। में इन दोनों बदमाशों को जब इस बाइक पर आते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बदमाश आए, रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि उन्हें घेराबंदी करके रोका जाए, लेकिन बदमाशों ने अपने पास ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी कि इस गाड़ी के आसपास चारों तरफ टायर में गोली लगी है, बॉडी में, बोनट के आगे 3-4 गोलियां लगी है, पीछे की तरफ गोलियां लगी। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा आपको, इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर भी गोली लगी है, यानी ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था पुलिस की टीम को जो जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके कोशिश की कि काबू में जैसे तैसे किया जाए, लेकिन दोनों बदमाश काबू में आने के बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। उस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। गाजियाबाद में बुधवार की शाम को हुए इस एनकाउंटर में नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट दिल्ली, हरियाणा पुलिस की टीम शामिल थी। पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वालों को जवाबी कार्रवाई में मौत की नींद सुला दिया गया। एसटीएफ के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का लोकेशन ट्रैक किया गया था। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की
द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाज़ियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पे फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर गोली बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी सक्रिय सदस्य हैं। सर कितने राउंड गोलियां चली हैं? हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफी गोलियां चली हैं, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज हुआ है और व्हाइट अपाचे बरामद हुई है जो घटना में शामिल। 12 सितंबर को बरेली में जब से एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, तभी से पुलिस को इन दोनों शूटरों की तलाश थी। लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया, तब से पुलिस दाना पानी लेकर रोहित गोधारा और गोल्डी बरार के इन दोनों शूटरों की तलाश में जुट गई थी। और जब सामना हुआ तब जवाबी कार्रवाई में दोनों को यमलोक पहुंचा दिया गया। पुलिस को मारे गए दोनों शूटरों के पास से ग्लॉक और जगाना पिस्तौल मिले हैं। दोनों शूटर्स के पास से पुलिस को काफी मात्रा में कारतूस भी मिले। दोनों शूटर से मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए। ये जो गैंगस्टर की पोस्ट है, ये पोस्ट वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली थी, जिससे उनके ये पता चल गया कि ये किस गैंग ने इस फायरिंग को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का तलाश किया और उसके बाद पुलिस ने इस नेटवर्क को तलाश करने के बाद इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। फिलहाल दोनों बदमाशों की मूवमेंट काफ़ी दिन से दिखाई देती थी। 12 तारीख को दोनों बदमाश फरार हुए थे। उसके बाद 17 सितंबर की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे यह एनकाउंटर यहाँ पर हो गया। तो कुल मिला के गैंगस्टर का जो राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा था, उसको यहाँ पर होने से पहले ही यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस और हरियाणा एसटीएफ ने यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीते 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते नजर आए थे। घर के बाहर गूंजती गोलियों की आवाज ने अंदर मौजूद उनके पिता रिटायर डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी को दहशत में ला दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोधारा और गोल्डी बरार गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, क्योंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी पर संतों के अपमान का आरोप था। 30 जुलाई को खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। खुशबू पाटनी के इस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी के आरोप थे और गोल्डी बरार रोहित गोधारा गैंग संतों के अपमान से नाराज था। राम सारे भाइयों को रोहित गोधारा भैया, जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे संदीप प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो रहेगी। इस धमकी के बाद से ही यूपी एसटीएफ एक्शन में थी। दोनों शूटरों की तलाश थी, जिसके बाद फायरिंग की वारदात के 5 दिन बाद दोनों शूटरों को ढेर कर दिया गया।